नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको हम रूबरू कराएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले जल्दी से नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। आपको बता दें, ईपीएफओ ने खातों को फ्रीज या डिफ्रीज करने के लिए एसओपी जारी किया है। ईपीएफओ के मुताबिक फ्रीज किए गए खातों का वेरिफिकेशन 30 दिनों तक पूरा करना होगा और इन खातों में फंड सुरक्षित करने के लिए इस समय सीमा को 14 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं सेबी ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खाताधारकों के लिए नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा को 30 जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। अभी तक किसी लाभार्थी को नामित करने या घोषणा पत्र जमा कर इसे बाहर निकालने की समय सीमा 31 दिसंबर तक रखी गई थी। रिलायंस जियो इंफोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी का कहना है कि कंपनी आईआईटी बम्बई के साथ मिलकर भारत जीपीटी कार्यक्रम पेश करने की कोशिश में लगी है। इसके अलावा रिलायंस जियो टेलीविजन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी लाने के बारे में सोच रही है। और सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिरी में मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो जानिए आज की जो टॉप लाइन्स हैं, आपने क्या कुछ खास बाजार में, लेकिन उससे महत्वपूर्ण जो है घरेलू बाजार के मजबूत प्रदर्शन के चलते नवंबर के अंत तक भारतीय पूंजी बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी पी नोट्स के माध्यम से निवेश बढ़कर 1.31 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अक्टूबर में ये आंकड़ा आपको बता दें 1,26,320 करोड़ रुपए था। पी नोट्स पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं जो सीधे खुद को पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं। जब वैश्विक स्तर पर जोखिम अधिक होता है तो पी नोट्स के जरिए निवेश में वृद्धि हो जाती है। सितंबर में पी नोट्स के जरिए निवेश का मूल्य 6 साल के उच्चतर यानी 1,33,284 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। जुलाई 2017 के बाद यह उच्चतम स्तर था जब इस मार्ग के जरिए निवेश का मूल्य 1.35 लाख करोड़ रुपए था। अक्टूबर तक इस मार्ग से किए गए कुल 1.31 लाख करोड़ रुपए में से 1.23 लाख करोड़ रुपए इक्विटी में और 8,207 करोड़ रुपए डेट में और 392 करोड़ रुपए हाइब्रिड सिक्योरिटीज में निवेश किए गए। और आइए अब नज़र डालते हैं गिफ्ट निफ्टी पर। जी हाँ, आज के बाजार की अगर बात की जाए क्या स्थिति बनी हुई है तो आप देख सकते हैं करीब 17 अंकों की जो गिरावट है वो ज़रूर गिफ्ट निफ्टी में हमें यहाँ देखने को मिल रही है। और इसके बाद ये 21,731 तक पर जो कारोबार है वो करता नज़र आया। हालांकि सेंसेक्स ओपनिंग की हम बात करें तो आप देख सकते हैं 207 अंकों की करीब जो तेज़ी है वो यहाँ नज़र आ रही है। हरा निशान के साथ हम देख पा रहे हैं जो कारोबार है वो होता हुआ नज़र आएगा या नहीं। 72,246 पर फिलहाल जो सेंसेक्स ओपनिंग है वो आज यहाँ पे दर्ज की गई है। एक अच्छी बढ़ोतरी 207 अंकों की जो है वो फिलहाल सेंसेक्स में यहाँ पर देखी गई है। और आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 ओपनिंग की भी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 50 अंकों से ज़्यादा की जो बढ़त है वो नज़र आ रही है, जिसके बाद जो निफ्टी 50 है वो 21,705 पर यहाँ पर आज जो बाजार है खुला है, हम देख पा रहे हैं इसको। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नज़र डालते हैं खासतौर से जो हमारे मार्केट अपडेट्स अभी तक जो आए हैं, क्या स्थिति देखिए अब चल रही है। सेंसेक्स जो है 297 अंकों की तेज़ी के साथ वो कारोबार कर रहा है। निफ्टी 50 84 अंकों के साथ और निफ्टी बैंक 251 अंकों की तेज़ी के साथ फिलहाल कारोबार करते नज़र आ रहे हैं। तो ये एक आप देख पा रहे होंगे हरा निशान चमक रहा है, यानी तेज़ी के साथ जो कारोबार है वो फिलहाल बाजार में नज़र आ रहा है। लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं किस तरीके से जो हमारे टॉप गेनर्स रहे हैं वो कौन कौन से हैं, इस पर नज़र डालते हैं। आप देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील की बात की जाए, एनटीपीसी की बात करें, टाटा स्टील, बीपीसीएल और एसबीआई लाइफ, ये आज के टॉप 5 गेनर्स रहे हैं जहां पे हरे निशान के साथ जो कारोबार है वो हमने देखा है। गेनर्स आपने जान लिया, बात करेंगे टॉप लॉसर्स के भी, वो कौन से रहे हैं तो उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं आयशर मोट की बात की जाए या ब्रिटेनिया की बात करें, बजाज ऑटो, इन्फी और एलटी, ये आज के टॉप 5 लॉसर्स हैं जहां पे हम देख पा रहे हैं जो लाल निशान है वो नज़र आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो गिरावट है वो इन शेयर्स में आज नज़र आ रही है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए जो खासतौर से ग्लोबल मार्केट है वहाँ क्या स्थिति है वो भी आप देख सकते हैं। डॉ जोन्स की अगर बात की जाए तो यहाँ 51 अंकों की जो तेज़ी है वो ज़रूर हम देख पा रहे हैं। एस&पी में आप लाल निशान देख पा रहे हैं, यानी गिरावट है मामूली। नेस्डेक में भी मामूली सी जो तेज़ी है वो फिलहाल नज़र आ रही है। तो फिलहाल जो उतार चढ़ाव है वो बाजार में देखा जा रहा है। लेकिन यूरोपियन मार्केट की अगर बात की जाए तो एफटीएससी, सीएसई और डेक्स में आप देख सकते हैं
लगातार जो तेज़ी है वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। हरे निशान के साथ जो कारोबार है वो होता नज़र आ रहा है। FTSE में 27 अंकों की तेज़ी है तो डेक्स में भी 35 अंकों से अधिक की जो बढ़ोतरी है वो देखी गई है। और साथ ही एशियन मार्केट की स्थिति आइए देख लेते हैं। निकाई की बात की जाए तो 145 अंकों की गिरावट इसमें ज़रूर नज़र आ रही है। हैंग सेंग में आप देख सकते हैं 287 से ज़्यादा अंकों की बढ़त, जबकि कॉस्पी में 26 अंकों की बढ़त के साथ जो कारोबार है वो होता नज़र आया। तो जान लिया आपने ग्लोबल मार्केट की स्थिति कैसी रही है। अब आपको बताते हैं क्रूड की स्थिति क्या है। 0.10 की बढ़त इसमें नज़र आ रही है, यानी आप देख सकते हैं 79.75 डॉलर प्रति बैरल जो है ये दर्ज किया गया है आज की अगर खास तौर से बात की जाए। और कल इसमें हमने देखा था क्या स्थिति, लेकिन आज एक मामूली तेज़ी जो है वो इसमें नज़र आ रही है। और इसी के साथ ही हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। और आइए बात करते हैं आज के फोकस की। आपको बता दें RBI ने ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2022 और 23 रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार बैंक में संपत्ति गुणवत्ता में सुधार देखा जा रहा है। और क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में, आइए जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2022-23 पर अपनी रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट वर्ष 2022 और 23 और 2023-24 के दौरान अब तक सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित बैंकिंग क्षेत्र के कार्य निष्पादन को प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी SCB की समेकित बैलेंस शीट 2022-23 में 12.2% बढ़ी है, जिसमें खुदरा और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी सर्वाधिक थी। साथ ही जमा राशि वृद्धि में भी बढ़ोतरी हुई, हालांकि यह ऋण वृद्धि की तुलना में पीछे रही। शहरी सहकारी बैंकों यानी UCB के संयुक्त बैलेंस शीट में 2022-23 में 2.3% की वृद्धि हुई, तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFC के समेकित बैलेंस शीट में 2.5 अंकों की ऋण वृद्धि के कारण 2022-23 में 14.8% की वृद्धि हुई। साथ ही RBI ने देश के सभी बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता में सुधार की जानकारी दी है। वर्ष 2018-19 से शुरू हुआ बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार वर्तमान में भी जारी है। देश में जमा राशि में तेजी देखने को मिल रही है, हालांकि लोन की वृद्धि से काफी तेज है। RBI द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर 2023 में सकल NPA में 3.2% की गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022-23 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बैंक धोखाधड़ी मामलों की संख्या बढ़कर 14,483 हो गई, लेकिन इनमें शामिल राशि पिछले साल की तुलना में सिर्फ 14.9% रही है। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज़। तो जाना आपने किस तरीके से अगर बात की जाए जो बैंकिंग सेक्टर है, जो बैंक्स हैं, किस तरह की प्रोग्रेस रही है और ख़ास तौर से किस तरह का ट्रेंड उसमें नज़र आ रहा है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आइए रुख कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हैं, दक्षता दास जी हमारे साथ जुड़ी हैं, पूर्व अपर सचिव आप रही हैं वित्त मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत आपका एक्टिविटी टुडे में। सबसे पहले दक्षता जी जानना चाहेंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की अगर हालिया स्थिति देखी जाए, किस तरीके का जो बड़ा बदलाव है वो आप इसमें देख पा रही हैं? देखिए, एक तो इसमें सबसे 2-3 चीज़ें बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आ रही हैं। एक तो जो सकल NP है आपका, ये 3.9% हुआ है जी। पिछली हम आंकड़े देखें तो 3.2% था, परंतु ये जो 10 साल पिछले गए हैं इसमें लगातार आपका सकल NP ये गिर रहा है, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर की मजबूती का और
उनकी जो प्रणाली है उसके ऊपर खास ये एक बहुत ही सराहनीय बात है। जी दूसरा जो आपने अभी दर्शाया, जो गुणवत्ता स्थिति में सुधार हुआ है, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेक अवे माना जाता है। जी वृद्धि बढ़ी हुई है और जो एक बैंकिंग सेक्टर की मजबूती को दिखाता है और देश की इकोनॉमी पर जो एक आंकड़ा सामने आ रहा है, जी। वो ये है कि हमारी जो बैलेंस शीट है, जो तुलन पत्र है, उसमें 12% की वृद्धि हुई है। तो आमतौर से देखा जाए बैंकिंग सेक्टर आपका मजबूत हुआ है। बैंकिंग सेक्टर में जो कई सुधार पिछले 10 साल से कोशिश करी गई है, वो अब आंकड़े मतलब वो अब फल ले रहा है। जी। और एक इसे देखा जाए इकोनॉमी के लिए एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसला, बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। जी। परंतु एक जरूर बात जो सामने आ रही है वो ये है कि बैंक फ्रॉड या धोखाधड़ी में बहुत ही ज्यादा आंकड़ों की बढ़ोतरी हुई है। जी तो वो भी, उस पर भी अगर हम देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक सभी को बहुत सचेत कर रहा है और वो हर भारतीय को स्वयं ही सचेत होना पड़ेगा। जी दक्षता जी, लेकिन क्या इस मामले में, क्योंकि जो राशि है वो ज़रूर कम हुई है, भले ही धोखाधड़ी के जो मामले हैं उसमें इजाफा हुआ है, तो क्या किसी तरह का जो कैप है वो हमें और अब बढ़ाना होगा कि एक निश्चित राशि जो है उसको रखते हुए? तो इसमें कैप, अब ये बहुत ही आपने सही कहा कि राशि कम है, परंतु जो मसले हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं। जी तो इसका मतलब है कि जो आपका छोटा छोटा लोन है या छोटे छोटे फ्रॉड्स हैं, जी वो धोखाधड़ी के इश्यूज है, वो ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। वो इसका बट देखिए, ये सब ओटीपी बेस्ड है और आज की तारीख में आजकल बहुत सारे, खासतौर से हमारे जो युवा हैं या जो स्लाइटली अनशिक्षित हैं, ये लोग जो हैं आपके ऐप बेस्ड या इंटरनेट बेस्ड जो भी आपकी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जी उस पे फंस गए। तो थोड़ी सावधानी तो होनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी कहिए ज्यादा नंबर तो रिपोर्ट हो ही रहे हैं धोखाधड़ी के। जी दक्षता जी, और अब से अगर हम 5 साल पहले की बात करते हैं या 10 साल पहले, 1 दशक पहले बात करें, तो कई ऐसे बैंक थे जिनके कहीं ना कहीं वर्चस्व पे जो खतरा है वो मंडराता हुआ नज़र आता था। लेकिन आज के समय में जब उनका जो एसेट क्वालिटी है उसमें इजाफा हम देख पा रहे हैं, तो किस तरीके से और जो मजबूती है वो इस क्षेत्र में अब नज़र आएगी? हाँ, बहुत ही, ये मैंने कहा ना, पिछले 10 साल से कई प्रयास किए गए जी और आप बैंकों ने भी अंदर बहुत ही सुधार किया। आपका जो अंदर का गवर्नेंस था वो बड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। और इस रिपोर्ट में एक बहुत ही अच्छी बात जो आ रही है वो ये है कि एनबीएफसी के साथ जो जुड़े हुए बैंक्स हैं, एनबीएफसी बैंक्स सभी जो हैं एक दूसरे से, उनका एक बड़ी कड़ी निगरानी आ रही है भारतीय रिजर्व बैंक की। जी क्योंकि वो बता रहा है कि आपका एक तो जो आपका अनुसूचित वाणिज्य बैंक है, एक वो जो है आम पब्लिक को पैसा दे रहा है, एक जी दूसरा रुझान है भारतीय का एनबीएफसी सेक्टर की तरफ। और एनबीएफसी जो है आपका, वो बैंकों से ही मुद्रा राशि, वो जो अपना जी इंस्ट्रूमेंट्स निकालते हैं वो बैंक से ही लेते हैं। तो आरबीआई ने एक बड़े संतुलित ढंग से बताया है कि दोनों में एक मेल मिलाप हो गया है। हमारे जो अनुसूचित वाणिज्य बैंक हैं उनकी गवर्नेंस में बहुत सुधार आया है। उनका टियर 1 कैपिटल जो है वो बहुत ही सभी जो हैं उस लेवल पर आ गए हैं। और तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पिछले 10-12 सालों में बहुत ही जो सुधार है वो अब मजबूती पकड़ लिया। बिल्कुल दक्षता जी, ये मजबूती जो है हम देख पा रहे हैं वर्ष 2023 के आखिर तक हमें नज़र आ रही है। लेकिन अब अगले साल की अगर बात की जाए, वर्ष 2024 की बात की जाए, तो किस तरीके से बैंकिंग क्षेत्र के लिए और जो संभावनाएं हैं वो इस अगले साल में हमें नज़र आएंगी? हाँ जी, ये तो अगर हमारा सकल एनपीए गिरता रहा जी, और जो कि गिर रहा है और उसमें शक की बात ही नहीं है कि नहीं गिरेगा, और जो हमारी गुणवत्ता स्थिति है वो इम्प्रूव करती गई, जो कि करेगी। ये तो इस रिपोर्ट ने स्वयं कह दिया है कि हमको जो एनबीएफसी और बैंकों का जो मिलाप है और जो अनसिक्योर्ड लोन है, जो कि आपके छोटे लोन होते हैं, उनमें थोड़ी सी
अगर 2024 में हम देख सकते हैं कि थोड़ा उसमें हमको मेहनत करनी पड़ेगी प्रशासनिक तौर पर जी कि वो थोड़ा सा संतुलन पकड़ ले। और जी वो संतुलन जो है वो बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी छोटी राशि के होते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा, वो अब हाल में हमने पिछले महीनों में देखा है कि इनको संतुलित करने के लिए आरबीआई ने कई नए पॉलिसी भी निकाली है, जो कि आज चर्चा का विषय नहीं है। जी तो 2024 में जो मैं एक देख रही हूँ वो बैठेगा संतुलन एनबीएफसी, आपका जो अनसिक्योर्ड लोन है, और जी बैंकिंग के बीच में जो रिश्ता है। जी। तो यानी जिस तरीके से इस बार भी इस रिपोर्ट में जो कहा गया है कि जो बैंक्स हैं उसमें जो जमा राशि है उसमें तो वृद्धि हो ही रही है, लेकिन जब लोन की हम बात कर रहे हैं तो लोन की जो वृद्धि दर है वो जमा राशि से भी तेज नजर आती है। जी 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 जी। ये एक मेरे हिसाब से लोग लोन ले रहे हैं और लोग बेफिक्री से लोन ले रहे हैं। और एक ये आप कह सकते हैं इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जी लेकिन हम इसको एक बहुत ही पॉजिटिव ढंग से देखें कि लोगों को बैंकिंग सेक्टर पर जिसमें कि आपका बैंक्स, आपका कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसमें आपके एनबीएफसी जुड़े हुए हैं, तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस है कि जी हमें लोन, अगर हमें पैसे की जरूरत है हम लोन लेंगे। और इसका बढ़ने का एक कारण है, और जो कारण है जो कि आज चर्चा का विषय नहीं है, परंतु जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो इससे बिल्कुल अवगत है कि एक ये इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। जी तो जो कंट्रोल है, जो आपको जो आपको इसमें ठहराव लाना है, उसके लिए बैंक ने हमको सचेत भी किया है इस रिपोर्ट ने। और इसके पहले जो रिजर्व बैंक के जो उन्होंने पॉलिसी निकाली है वो इसको कंट्रोल भी करे। जी। और कहीं ना कहीं दक्षता जी, अगर देखा जाए जो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो अब काफ़ी हद तक नज़र आती है। उसी वजह से हम मान भी सकते हैं कि जो विश्वास है वो भी अब एक बार फिर से हम देख सकते हैं जो बैंक्स पे अब नज़र आ रहा है। बिल्कुल, पारदर्शिता बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग है। और आप ये तो एक बहुत बड़ा प्रयास रहा है कि हर चीज़ की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। आप सिस्टम्स अपग्रेड करे हैं बैंक्स में, बहुत ही ज़्यादा काम हुआ है अंदर, जिससे कि अर्ली वार्निंग सिग्नल आ गए हैं ताकि आपका एनपीए ना हो। तो बहुत चीज़ें हैं जो कि जिसके साथ पारदर्शिता बैठाई गई है। जी और बिल्कुल। ये बहुत ही आपने सही बात कही, ये पारदर्शिता जो है हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा बुनियाद बैठा लिया है एक बहुत ही सुदृढ़ बैंकिंग सेक्टर। जी बिल्कुल। यानी अर्थव्यवस्था को और मजबूती जो है वो बैंकिंग सेक्टर के जरिए आने वाले समय में भी मिलने वाली है। फिलहाल दक्षता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से देखिए जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे जो ट्रेंड है, प्रोग्रेस है, उसको लेकर आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की थी, जिसके तहत और भी ज़्यादा मजबूती जो है वो बैंकिंग क्षेत्र से होती हुई अर्थव्यवस्था को मिलने जा रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए कोपरा की एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने साथ ही बताया कि मिलिंग कोपरा का एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल और बोल कोपरा के लिए 250 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और सीसीए की मीटिंग हुई। सीसीए की बैठक में आज कोपरा यानी कि नारियल की गरी के वर्ष 2024 के लिए एमएसपी निर्धारित किया गया है। किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए, जैसा मोदी सरकार ने पहले ही कहा कि लागत प्लस 50% कम से कम देंगे, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है इस बार भी 2023 की तुलना में मिलिंग कोपरा का निर्धारित एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 250 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। और आइए अब बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था को कैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूती दे रहा है इस पर।
आज भारत ने खुद को नवाचार और उद्यमिता के सबसे बड़े वैश्विक केंद्रों में से एक के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया है। देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। साल 2014 से 2023 के बीच स्टार्टअप की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है, जिसने नवाचार, क्रांतिकारी विचारों और प्रौद्योगिकियों के केंद्र के रूप में देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। भारत वैश्विक स्तर पर विकास और नवाचार का पावर हाउस बनकर उभर रहा है, क्योंकि भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम की सफलता को धरातल पर साकार कर रहा है। जहां वैश्विक स्तर पर दुनिया भारत की प्रतिभा का लोहा मान रही है, साल 2014 के बाद से देश में 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स उभरे हैं, जिसने देश को नई दिशा दी है। जैसे जैसे भारत नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसी के साथ अब जीडीपी में भी उछाल देखने को मिल रहा है। साल 2030 तक भारत की जीडीपी में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। 2014 के बाद हुई इस अभूतपूर्व परिवर्तन से स्टार्टअप्स को नया मकाम मिला। स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकारी पहल ने 1,14,000 से अधिक स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया, जिससे 12 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुईं। स्टार्टअप्स की लहर आईटी सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवा समेत विभिन्न क्षेत्रों में फैल रही है। ऐसे में जल्द ही भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरेगा। The success of Bharat in the global startup ranking reflects a transformation from a mindset of uncertainty to the possibility. Now you can experience a journey from it can't be to it can be. And thank you Bharat Sarkar, thank you Shri Modi ji. And because of that, now we can dare to be a व्यापारी from कर्मचारी। सिर्फ 2019 में भारत में तकनीकी क्षेत्र में 1300 नए स्टार्टअप्स उभरे, जिनमें महिला उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम का 14% हैं। ये सब कुछ हाल ही के वर्षों में सरकारी प्रयासों से ही संभव हो पाया है। आज भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम 12 से 15% की वार्षिक वृद्धि के साथ आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दे रहे हैं। ये साल 2023 आईटी इंडस्ट्री और स्टार्टअप के नज़रिए से हम एक बेहतर साल कह सकते हैं, क्योंकि कोविड के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया था वो छोटे और जो स्टार्टअप की जो कंपनियां थी, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी। बट थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्पेशली थैंक्स टू मोदी जी, जिन्होंने समय रहते ही बहुत बेहतरीन पॉलिसीज़ बनाई और उसको अप्लाई भी किया। प्रगति, नवाचार और आर्थिक कौशल के नए युग में प्रवेश के लिए मंच तैयार है, जिसमें भारतीय स्टार्टअप्स देश की नियति को आकार देने में सबसे आगे हैं। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से जो स्टार्टअप्स हैं लगातार वो बढ़ रहे हैं और वो भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अब आइए नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में। ईपीएफओ ने खातों को फ्रीज या डीफ्रीज करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। ईपीएफओ के अनुसार फ्रीज किए गए खातों का वेरिफिकेशन 30 दिनों तक पूरा करना होगा और इन खातों में फंड सुरक्षित करने के लिए इस समय सीमा को 14 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। वेरिफिकेशन के लिए मेंबर आईडी, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की जरूरत होगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खाता धारकों के लिए नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा को अगले साल 30 जून तक बढ़ा दिया। अभी तक किसी लाभार्थी को नामित करने या घोषणा पत्र जमा कर इससे बाहर निकलने की समय सीमा 31 दिसंबर तक रखी गई थी। सेबी के इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को उनकी संपत्ति सुरक्षित करने और उन्हें उनके वैध उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने और आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार फिर से बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। अभी तक भारत ब्रांड के तहत लोगों को कम कीमत पर आटा दाल मुहैया कराया जा रहा था। अब केंद्र सरकार इसी ब्रांड के अंतर्गत चावल मुहैया कराने की तैयारी में है। इसकी कीमत 25 रुपये किलो हो सकती है। सूत्रों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ट्रेड पॉलिसी फोरम की आगामी बैठक में भारत गैर शुल्क बाधाओं के कारण बाजार पहुंच का मुद्दा उठा सकता है। नई दिल्ली में 13 और 14 जनवरी को होने वाली इस वार्षिक बैठक की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों को उम्मीद है कि इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, व्यापार एवं निवेश के मुद्दों को निपटाने और बेहतर तालमेल के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करने पर बातचीत होगी।
अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी कर्ज का लेन देन हो सकेगा। आरबीआई ने बुधवार को इससे जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए। केंद्रीय बैंक ने इसके दिशा निर्देशों से जुड़ा प्रस्ताव फरवरी की मौद्रिक नीतियों में पेश किया था और ड्राफ्ट 17 फरवरी को जारी किया था। ड्राफ्ट पर बैंकों, मार्केट पार्टिसिपेंट्स और बाकी इच्छुक पार्टियों से प्रतिक्रियाएं मंगाई थीं। अब आरबीआई ने दिशा निर्देश जारी भी कर दिए हैं और यह तत्काल प्रभाव से लागू भी हो जाएगा। L&T ने जानकारी देते हुए कहा है कि उसे सऊदी अरब से बिजली उत्पादन और जल प्रणाली से संबंधित 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने कहा कि उसे सऊदी अरब के लाल सागर क्षेत्र में अमाला परियोजना के लिए अक्षय ऊर्जा उत्पादन और बिजली संयंत्रों से संबंधित विभिन्न प्रणालियां स्थापित करने के वास्ते इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ठेकेदार के रूप में चुना गया है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी का कहना है कि कंपनी IIT बम्बई के साथ मिलकर भारत GPT कार्यक्रम पेश करने की कोशिश में लगी है। इसके अलावा रिलायंस जियो टेलीविजन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी लाने के बारे में विस्तार से गौर कर रही है। टेलीविजन ऑपरेटिंग सिस्टम की दिशा में कंपनी पिछले कुछ समय से ही काम कर रही है। एयर इंडिया ने कहा है कि दिल्ली हवाई अड्डे से आने जाने वाले यात्रियों की उड़ानें अगर कोहरे की वजह से प्रभावित होने की आशंका हो तो वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी बुकिंग को पुनर्निर्धारित या रद्द करा सकते हैं। एयरलाइन की यह पेशकश पिछली सर्दियों में पेश फॉग केयर पहल के तहत की है। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के स्वतंत्र निदेशक CS राजन को पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। रिजर्व बैंक ने उन्हें 1 जनवरी 2024 से 2 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। 1978 बैच के IAS अधिकारी राजन को 22 अक्टूबर 2022 से कोटक महिंद्रा बैंक के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आज के लिए इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कारोबार जगत की तमाम हलचलों के साथ, तमाम खबरों के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।